जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उन्हीं में ताकत होती है दुनिया में बदलाव लाने की। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोक लुभावन वादों पर अधिक खर्च चिंता का विषय। डेमोक्रेसी के एमोक्रेसी बनने पर राष्ट्रीय बहस जरूरी। मुरली देवड़ा स्मृति संवाद में उपराष्ट्रपति ने रखे विचार। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को बताया आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। सूरत सिलवासा में जनसभा को करेंगे संबोधित। विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दमन, दीव व दादरा नगर हवेली को देंगे 2500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूथ को बताया आज के भारत का एक्स फैक्टर। कहा, बीते दशक में हमने इंपैक्टलेस एडमिनिस्ट्रेशन को इंपैक्टफुल गवर्नेंस में किया तब्दील। कैरेबियाई देश बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। कोविड नेतृत्व व सहयोग के लिए मिला ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ब्रिज टाउन में विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने किया सम्मान ग्रहण। और भारत के युवा और महिलाएं बनेंगे बदलाव के अग्रदूत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एसआरसीसी बिजनेस कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, नवाचार और अनुसंधान में भारतीय युवा निभाएंगे अग्रणी भूमिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल मुंबई में नेतृत्व और शासन विषय पर पहले मुरली देवड़ा स्मृति संवाद में शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में हम लोग यानी जनता को शासन के मुंबई के भव्य रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित पहला मुरली देवड़ा मेमोरियल डायलॉग ऐतिहासिक रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेशी धनखड़ और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यसभा सांसद अशोक चौहान, राज्यसभा सांसद और मुरली देवड़ा के सुपुत्र मिलिंद देवड़ा, उप मुख्यमंत्री के सुपुत्र और लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने उनका स्वागत किया। 4 दशक से अधिक समय तक महाराष्ट्र और देश में अपनी छाप छोड़ने वाले मुरली देवड़ा राजनीति का बड़ा नाम रहे। लीडरशिप एंड गवर्नेंस विषय को केंद्र में रखकर उनकी स्मृति में पहला मुरली देवड़ा मेमोरियल डायलॉग आयोजित किया गया। मुंबई के भव्य रॉयल ओपेरा हाउस में हुआ यह आयोजन ऐतिहासिक रहा। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन किया। रॉयल ओपेरा हाउस के ऐतिहासिक सभागार में देश भर के और विशेषकर मुंबई की जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही थी। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उपराष्ट्रपति सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर सभागार में उपस्थित लोगों से मिलने उनके बीच पहुंच गए। थोड़े समय उन लोगों से संवाद किया और फिर लोकतंत्र और उसके माध्यम से देश को मजबूत करने के विचार सागर में उन्हें छोड़कर देश की राजधानी के लिए वापस रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में हम लोग यानी कि जनता को शासन के आधारभूत स्रोत और आधार के रूप में दर्शाया गया है। भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो पंचायत स्तर से संसद तक संवैधानिक रूप से व्यवस्थित लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। ये बात उन्होंने कही। Ladies and gentlemen, first I seek to focus on the source of governance in democracy. Our Constitution's preamble indicates we the people as the foundational source and premise of governance. Preamble of the Constitution also reveals purpose of governance being justice, equality, fraternity for all. We must appreciate the contours of we the people, the ultimate repository of sovereignty, a sovereignty which we cannot afford either to dilute or to be taken away. We the people through electoral platforms constitute parliament, legislatures,
panchayats, municipalities elect the president and the vice president. The sanctity of this repository of sovereignty is essential for democratic governance. Imagine what will befall us if we are deprived of our sovereignty. The integrity of we the people in the present times is being stressed and challenged, and the challenge is surfacing in multiple ways. Leadership faces a daunting task to preserve and sustain this. उपराष्ट्रपति ने देश में अवैध घुसपैठ की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने अवैध प्रवासियों के मुद्दे को देश के विकास और सुरक्षा की चुनौती से जुड़ा हुआ बताया। Let me advert to some worrying trends. There are many. I am referring only to some. The nation houses millions of illegal migrants, causing a demographic upheaval. Millions of illegal migrants are in this country, making a huge demand on our health services, education services. They are depriving our people of employment opportunities. Such elements have alarmingly secured electoral relevance in some areas, and their securing electoral relevance is sapping the essence of our democracy. Emerging dangers can be evaluated through historical reference, where nations were swept of their ethnic identity by similar demographic invasions. As a matter of fact, there are countries where demographic invasion resulted in complete eclipse of ethnicity, where ethnicity was incomplete. उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है, लेकिन आज राष्ट्र को अस्थिर करने के उद्देश्य से गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। लोगों की प्रतिक्रिया के माध्यम से इस चुनौती से हमें निपटना चाहिए। There is another aspect on which we need to focus. National debate is required so that we take note of shift from democracy to democracy. Emotion-driven policies, emotion-driven debates, discourses threaten good governance. Historically, populism is bad economics, and once a leader gets attached to populism, it is difficult to get out of the crisis. And therefore, the central factor has to be good of the people, largest good of the people, lasting good of the people. Empower people to empower themselves rather than empower them momentarily, because that affects their productivity. उपराष्ट्रपति ने धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण एक कुप्रथा के रूप में उभर रहा है, जिसमें कमजोर वर्ग अक्सर इन प्रलोभनों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। Ladies and gentlemen, this malaise, far more severe than COVID, is aggravatingly intersected with conversions through allurements, with vulnerable sections trying to be trapped, the marginalized, the tribal, the weaker become easy prey to these temptations and allurements. Faith is your own. Faith is dictated by conscience. Indian Constitution gives freedom of faith. But if this faith is held hostage by temptations, allurements, by making prey of those who are in need, it, ladies and gentlemen, according to me, defacing freedom of faith. The concerning objective behind these pernicious designs is to detrimentally vary and ultimately eclipse we the people identity
and secure for themselves Mediterranean position, I am sure no one will disagree. This danger has to be thwarted. This is too serious an onslaught to be either countenanced or overlooked. Just reflect for a moment the change that has taken place in our demography in last 2 decades. Look at some of the areas where impregnable fortress has emerged. कैरेबियाई देश बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। ब्रिजटाउन में आयोजित समारोह में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। बारबाडोस ने इससे पहले इस सम्मान की घोषणा गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड संकट के दौरान वैश्विक सहयोग और समर्थन को नया आयाम दिया है। भारत और बारबाडोस के बीच 1966 से राजनयिक संबंध स्थापित हैं, जो समय के साथ और मजबूत हुए हैं। यह पुरस्कार दोनों देशों की मजबूत साझेदारी और स्थायी मित्रता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले इस सम्मान से भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पुष्टि हुई है। ये भारत और कैरेबियाई देशों के बीच नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे के तहत गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज दिल्ली से सूरत पहुंचेंगे, जहां लिंबायत इलाके के नीलगिरी ग्राउंड में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थी वृद्ध व्यक्तियों को किट वितरित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दमन के सिलवासा में जनसभा को संबोधित करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, दादरा नगर हवेली को 2500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा वे नमो मेडिकल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास करेंगे। कल यानी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी पहुंचेंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन में 1.1 लाख से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवसारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी लेडीज पुलिस संभालेंगी। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात सरकार की सखी साहस योजना की शुरुआत करवाएंगे, जिसकी घोषणा गुजरात सरकार ने 20 फरवरी को अपने बजट में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होता जिसे पाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के सक्रिय योगदान से ही आकार लेगा। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उनकी सोच, दृष्टिकोण और नवाचार देश के नीति निर्माण को नई दिशा दे सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिमिटलेस इंडिया समिट में युवाओं से राजनीति में अधिक भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि जब देश का युवा राष्ट्रीय विमर्श यानी कि नेशनल डिस्कोर्स में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो विचारों में नवीनता आती है और पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर जाती है। हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बने और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको 18 साल पहले की भी याद दिलाता हूं। ये 18 साल का खास कारण है, क्योंकि जो लोग
18 साल की उम्र के हुए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनको 18 साल के पहले का पता नहीं है, इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया है। 18 साल पहले यानी 2007 में भारत की एनुअल जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब एक साल में भारत में 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है। अब एक क्वार्टर में ही लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? 18 साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, उतनी अब सिर्फ 3 महीने में होने लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो विचारों में नवीनता आती है। वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहां महसूस भी कर रहे हैं। एक तरह से युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से हम हर बंधन को तोड़ पाते हैं, सीमाओं के परे जा पाते हैं। फिर भी कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं रहता जिसे पाया न जा सके। कोई मंजिल ऐसी नहीं रहती जिस तक पहुंचा न जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि, जिसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में विविधता लाना और इसे वर्ष भर चलने वाली गतिविधि बनाना उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए ये बहुत जरूरी है। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए
नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र के सभी हितधारकों से आगे आने का आह्वान भी किया। दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट्स उन देशों की जरूर स्टडी करें। अभी मैं यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, उसको मैंने देखा, बहुत प्रभावित करने वाला मुझे लगा। जो कल्पना की गई है, जो लोकेशंस तय किए गए हैं, जो आधुनिक रचनाएं खड़ी की जा रही है, एक एक लोकेशन का एक एक चित्र इतना प्रभावित करने वाला था, जैसे मन कर रहा था मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं और हर डेस्टिनेशन पे कभी जाने का मौका तलाशूं। इतने बढ़िया बन रहे। मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि जो विदेशों से स्टडी हो और स्टडी से निकले एक्शनेबल पॉइंट्स पर सक्रिय रूप से काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री ने यहां एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। विकसित भारत के सपने को पूरा करने में नौजवानों की महती भूमिका का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के ऊर्जावान और दूरदर्शी युवा पूरी दुनिया में इनोवेशन और रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत बड़ा विचार होना चाहिए। एकदम कॉलेज जीवन से ही दिशा तय होनी चाहिए। संकल्प मुझे जाना कहाँ है, मेरा किस कैरियर की ओर मुझे जाना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स के बिजनेस को संभालेंगे, उनके व्यापार को संभालेंगे। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहते होंगे, कुछ MBA करेंगे, IPS, IAS, IPS या अन्य UPSC या कंपटीशन में जाना चाहते होंगे, या दुनिया के बड़े कॉलेज के इकोनॉमिक कॉलेज में पढ़ने का विचार रखते होंगे।
लेकिन इस विचार के साथ आपकी दिशा तो तय होनी कि मुझे अगर दुनिया के बड़े कॉलेज में भी पढ़ने जाना, उसके बाद करना क्या है, मुझे जाना कहां है। और मेरा मानना है कि जीवन में विशाल दृष्टिकोण होना चाहिए, विशाल। जितना विशाल दृष्टिकोण होगा, जितना बड़ा विचार होगा। और मेरा मानना है कि कोई संसाधन जिसके पास ज्यादा हो वही बड़ा व्यक्ति बन सकता है, ऐसा नहीं, या जिसके पास धन हो वही बड़ा व्यक्ति बन सकता है, या देश और दुनिया की बड़ी हस्तियां, वो जिसका बहुत पढ़ाई लिखाई हो, बहुत अनुभव, वह बड़ा व्यक्ति बन सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां रही, लेकिन जिन्होंने चुनौतियों को आपदा के अवसर में बदलकर धैर्य से काम लिया, वो आगे बढ़ता चला गया। एक व्यक्ति लालटेन में पढ़कर भी देश का बड़ा व्यक्ति बन सकता है, तो एक व्यक्ति महलों में रहकर भी बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष ने बदलती दुनिया के साथ तकनीक के क्षेत्र में होने वाले बदलाव को भी अपनाने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने तकनीकी क्रांति को अपनाते हुए इसके सामाजिक पहलू और इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में भी सचेत रहने का आह्वान किया। हमारा बहुआयामी व्यक्तित्व का विशाल, कोई ऐसा विषय नहीं जिस विषय में हमारी विशालता नहीं हो, हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं हो। एक जीवन के अंदर जो कुछ भी जीवन की दिनचर्या की आवश्यकताएं समाज जीवन के अंदर है, वह हमारी व्यावहारिक जीवन में होना चाहिए। शिक्षा, ज्ञान, जानकारियां, ये सब इसी बहुआयामी प्रतिभाओं को निखारती है। अब समय बदलाव है। कोई समय था कि हम देश के दृष्टिकोण को देखने के लिए संसाधन नहीं थे। आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को हम देख सकते हैं। दुनिया में बदलती दुनिया को हम देखते हैं, बदलती दुनिया के अनुसार बदलाव भी हमने आया है। आप देखिए अभी 10-20 साल में बदलाव, धीरे धीरे कितना बड़ा बदलाव हो रहा है कि गांव, अभी 1-2 साल का बच्चा पैदा होता है ना, उसकी माँ उसको 2.5 साल में तो बच्चे को स्कूल भेजने लग जाती है। 2.5 साल में हम जब थे, हमें 6-7 साल के अंदर स्कूल भेजा था। वो 3 साल का बच्चा और 4 साल आते हुए टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारा दिमाग, मस्तिष्क खुलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें समाज जीवन के अंदर जो चुनौतियां, आपदा, संकट है, उसके लड़ने के लिए भी सामर्थ्य भी आना चाहिए। फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।